हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमावत। स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है हमारी 1000 वीडियोस की सीरीज का 331 नंबर का वीडियो, जहां पे हम इन दिनों बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। उन्हीं में देखेगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है d⁴ माइनस में 2d³ प्लस में d² मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास में y इज इक्वल टू x³। अब इसको अगर आप ओपन करके देखें, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैपिटल डी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर को, जहां पे डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स। मीन्स यहाँ पे अगर मैं y को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो y का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन है कैपिटल डी। ओके, सो यहाँ पे देखेगा अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्चुअल में बन के क्या निकलता है। सो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास में आ जाता है d⁴ y अपॉन में dx⁴ माइनस में 2 d³ y अपॉन में dx³ प्लस में d2y बाई dx² इज इक्वल्स टू x³। अब देखो इज इक्वल्स टू x³ यानी कि y का विद रेस्पेक्ट टू x है डिफरेंशिएशन एंड x के ही फंक्शन के रूप में हमारे पास में RHS में एक फंक्शन गिवन है x³ के रूप में। इट मींस ये हमारे पास में क्या हो चुकी है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म में RHS में फंक्शन गिवन है। अगर यहाँ पे इक्वेट हो रहा होता 0 के तो ये हमारे पास में क्या कहलाती, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पे क्योंकि Rx की टर्म में हमारे पास में एक फंक्शन है तो क्या हो जाएगा ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है y का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितने टाइम्स हो रखा है, 4 टाइम्स हो रखा है। इट मींस ये फोर्थ ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ में अब जो हमारे पास में डिफरेंशिएशन हो रखा था y का विद रेस्पेक्ट टू x जितने भी टाइम्स, इन सभी के कोफिशिएंट में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है। इट मींस ये यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि क्या है, नॉन होमोजीनियस है, जो कि कौन से ऑर्डर की है, फोर्थ ऑर्डर की है। ओके, सो फोर्थ ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये तो हुआ एक्चुअल हमारा डेफिनेशन क्वेश्चंस का। ठीक है, अब देखो इसको जब भी हमारे पास में नॉन होमोजीनियस की टर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है। कहने का मतलब है कि हमें फर्स्ट पार्ट में इसको अज्यूम करके चलना है होमोजीनियस इक्वेशन के, जहां पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे एंड देन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के कारण यहाँ पे हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना रहेगा, जो कि हम पार्ट 2 में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस का, वहां पे y इज इक्वल टू CF प्लस में PI की टर्म में आएगा। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसको क्या कंसीडर करना है, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर करने का मतलब है कि RHS में 0 है ये कंसीडर करो, और LHS में है उसी को हमें ध्यान रखना है। तो LHS में अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे फोकस करूं तो यहाँ पे हमें इस टाइप की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी उन्हें सॉल्व करने के लिए y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना रहता है e⁻mx। अब अगर मैं ओनली y की बात करूं तो यहाँ पे ओनली y तो नहीं, यहाँ पे y का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन है। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू e⁻mx जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे dy बाई dx भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो जब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो e⁻mx का तो हो जाएगा e⁻mx। जब हम मैं पावर की जाऊंगा, पावर में हमारे पास में mx है तो m एज ए कांस्टेंट बाहर रह जाएगा एंड x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि dy बाई dx y का विद रेस्पेक्ट टू x वन टाइम डिफरेंशिएशन आ जाएगा m e⁻mx। ठीक है, चलो इसी तरह से अगर मैं 2 टाइम्स देखूं तो यहाँ पे आ जाएगा m² e⁻mx। तो यहाँ पे एक चीज जो ऑब्जर्व करने की है वो ये कि जब आपने 1 टाइम किया तो m की पावर 1 है, 2 टाइम किया तो m की पावर 2 है। तो अगर मैं 3 टाइम की बात करूं तो m की पावर 3 होगी एंड 4 टाइम की बात करूं तो m की पावर क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा m⁴ e⁻mx माइनस में 2m³ e⁻mx प्लस में m e⁻mx m²। ओके, तो देखो सभी में से e⁻mx कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पे हम जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास में e⁻mx तो इक्वेट कर देंगे 0 के, यहाँ पे मेरे पास में m² कॉमन निकल के आ जाएगा। तो m² निकलने के बाद में यहाँ पे बचेगा m², यहाँ पे माइनस का 2m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो m² यानी कि यहाँ पे m⁴ है पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास में फैक्टर्स कितने निकल के आएंगे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के 4 फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो m² को जब मैं इक्वेट करूंगा 0 के तो m इज इक्वल टू 0 एंड 0 दो यहाँ पे हमारे पास में रूट मिले। अब देखो m² माइनस में 2m प्लस में 1, ये हमारे पास में m-1 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप खुद देखो।
m माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस में 2 m मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास में m माइनस वन का होल स्क्वायर है ये। एंड देन अब जब m माइनस वन को भी आप इक्वेट करेंगे जीरो के तो m इज इक्वल टू 1, बट ये m माइनस वन 2 टाइम है तो यहाँ पे ये m इज इक्वल टू 1 1 2 टाइम्स हमारे पास में 2 रूट्स निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में 0 0 1 1 यानी कि m टू दी पावर 4 यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर की थी हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने रूट्स निकल सकते हैं, 4 यानी कि 0 0 1 1 हमारे पास में 4 रूट्स इसके निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स निकालने के बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हम किस तरह से फॉर्म करेंगे चलिए बताता हूँ। सो देखिएगा, जब हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकल के आ चुके हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हमारे पास में रूट्स मल्टीपल हो तब हम किस तरह से इसके रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं चलिए बताता हूँ। सो यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू 0 0 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, 1 1 कितने टाइम आया, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरे पास में CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा 2 टाइम्स है तो C1 प्लस में XC2 होगा। अगर हमारे पास में 3 टाइम्स होता C1 प्लस XC2 प्लस में x स्क्वायर C3 होता। C1 C2 C3 इस तरह से हम जितने भी यहाँ पे मानेंगे कांस्टेंट वो हमारे पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे। एंड दूसरी चीज कि यहाँ पे हमारे पास में रूट क्या है 0 0 एंड 2 टाइम्स रिपीटेशन है तो यहाँ पे C1 प्लस में XC2 हुआ। एंड e टू दी पावर में जो हमारे पास में x का कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारा रूट यानी कि e टू दी पावर 0x प्लस में अब देखो 1 1 2 टाइम है तो यहाँ पे C1 C2 तो ऑलरेडी आ चुका तो C3 प्लस में x C4 होगा। एंड देन यहाँ पे e टू दी पावर x का कोफिशिएंट क्या होगा जो हमारा रूट आया है यानी कि e टू दी पावर 1x हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में C1 प्लस में x C2 प्लस में C3 प्लस में x C4 e टू दी पावर x ये हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। कहने का मतलब है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पार्ट 1 50% हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब अनदर 50% की अगर मैं बात करूं तो जहां पे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके लिए देखेगा हमारे पास में जो जनरल टर्म होती है, जनरल फॉर्मूला जो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने का वो हमारे पास में क्या होता है, PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में f ऑफ d मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में आ जाएगा RX क्या है x क्यूब। एंड जो हमारे पास में f ऑफ d है फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था d टू दी पावर 4 माइनस में 2d क्यूब तो वो हमारा जो पूरा था वो क्या था डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन था। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके यहाँ पे लिखना चाहूं तो t टू दी पावर 4 माइनस में 2d क्यूब प्लस में d स्क्वायर ये हो गया f ऑफ d ये हो गया RX यानी कि x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे x टू दी पावर n में अगर हमारे पास जो भी कुछ आता है तो अगर ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सॉल्व करने जाएंगे तो वो किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए बताते हैं। सो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है जिसमें हमने m पुट किया था इनिशियली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करते टाइम तो वहां पे भी जो हमने किया था वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे। d स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो d स्क्वायर कॉमन निकाल के अंदर जो d माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा वही यहाँ पे सेम चीज बनेगा। वहां पे m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पे d माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा तो उस चीज को मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, सेम चीज थी इसलिए। ओके, सो ये मेरे पास में हो जाएगा x क्यूब। अब देखो जब भी मैंने कहा RX इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n हो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो हमारा जो मोटो होगा वो क्या होगा, when Rx is equal to x to the power n is to make the coefficient of the leading term of f of d unity। अब लीडिंग टर्म ऑफ f of d हमारे पास में क्या है d स्क्वायर है एक तो, बट यहाँ पे मैं बात करूंगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे d माइनस 1 के होल स्क्वायर में अगर मैं लीडिंग टर्म बात करूं तो यहाँ पे d है। इस लीडिंग टर्म को हमें क्या बनाना पड़ेगा, यूनिटी बनाना पड़ेगा। यूनिटी बनाने से मतलब है कि अगर मैं ये जो 1 है ये जो माइनस 1 है इस माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूं तो माइनस 1 इसमें से कॉमन देखो हम किस तरह से लेंगे। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेने का मतलब है कि इस माइनस 1 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे रह जाएगा प्लस का 1 तो यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे मैं अगर माइनस 1 कॉमन लूंगा तो d में हमारे पास डिवाइड किसका होगा माइनस 1 का एंड d किसका है प्लस का है तो यहाँ पे 1 माइनस d हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 माइनस d का होल स्क्वायर रह जाएगा एंड माइनस 1 जब स्क्वायर में से बाहर निकलेगा तो वो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा तो माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 जिससे हमारा जो ओवरऑल इफेक्ट है वो नहीं पड़ने वाला है कुछ भी। तो देखो यहाँ पे मैं अगर फाइनली लिखता हूँ इसको सॉल्व करके तो मैं लिखूंगा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वाला चीज तो माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, d स्क्वायर ऑलरेडी है एंड 1 माइनस d का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहला टर्म क्या है कि हमारा जो लीडिंग टर्म है उसको
1 बनाना, तो हमने 1 बना दिया। अब 1 बनाने के बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा कि इसको हमें न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो जब न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो जो भी इसकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर ऊपर होके -2 हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस डी की होल पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और यहाँ पे एक्स क्यूब है एज इट इज, यहाँ पे 1/d² एज इट इज। दो स्टेप तो ये हो चुके हैं। अब तीसरे स्टेप पे हमें क्या करना है कि ये जो 1 माइनस डी की होल पावर -2 है इसको हमें ओपन कर देना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब हम इसको ओपन करेंगे तब हमारे पास में क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में आपको हर बार बाइनोमियल एक्सपेंशन को तो रट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हर इक्वेशंस में जनरली आता ही रहता है, ठीक है। तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए एक जो जनरल दो फॉर्मूले हैं उनको आप रट लीजिए, जिसमें 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस में n मल्टीप्लीकेशन n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1 माइनस एक्स की होल पावर n की बात करता हूं तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एन एक्स प्लस में n मल्टीप्लीकेशन n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे अगेन माइनस आ गया। जब भी हमारे पास में डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल यानी कि सम यानी कि इवन टर्म आ रहा है तब उससे पहले प्लस आएगा, यानी कि यहाँ पे ऑड है माइनस, यहाँ पे सम है प्लस, यहाँ पे ऑड है माइनस, यहाँ पे सम आएगा, नेक्स्ट जो आएगा डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल आएगा तो वहां पे आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास में x की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, d को रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड n की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, -2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज को सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूं इसमें तो मेरे पास में 1 माइनस डी की होल पावर -2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा 1 प्लस में 2d प्लस में यहाँ पे -2 मल्टीप्लीकेशन -3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे अगर मैं इनको डायरेक्टली सॉल्व करके रख दूं, फाइनली जो सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा वो आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन यहाँ पे भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में 2d प्लस में 3d स्क्वायर प्लस में 4d क्यूब, एंड इसी तरह से चलता रहेगा। और ये कहां तक चलेगा उसका भी आंसर आपको मिलेगा कि यहाँ पे इसके बाहर मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास में क्या है, एक्स क्यूब है, एंड जो d था ये d क्या था, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी कि d बाई डी एक्स है, ठीक है। ये यानी कि d बाई डी एक्स है तो यहाँ पे जो भी है इससे मल्टीप्लाई होगा उसका विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं x क्यूब की बात करूं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में d है यानी कि d बाई डी एक्स, यानी कि x क्यूब का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 टाइम, तो मेरे पास में x क्यूब का 1 टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में d स्क्वायर यानी कि x क्यूब का 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये 1 टाइम डिफरेंशिएशन था, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू एक्स एज इट इज। यहाँ पे मेरे पास में 4d क्यूब है यानी कि 4 मल्टीप्लीकेशन में x क्यूब का 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मेरे पास में ये हो गया 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसी का 1 टाइम और कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने d क्यूब तक के ही टर्म इसलिए लिए क्योंकि इससे आगे जो टर्म आने वाला था उससे ऑलरेडी हमको 0 ही मिलता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में 3 टाइम्स ये हो चुका है तो कांस्टेंट का नेक्स्ट डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में फाइनली इसका कंक्लूजन निकल के आ गया। अब यहाँ पे पीआई में हमारे पास में 1 अपॉन में डी स्क्वायर, 1 अपॉन में डी को हम जब ऑपरेट करेंगे तो 1 अपॉन में डी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है हमेशा के लिए, वो क्या है कि हमारे पास में 1 अपॉन में डी एफ ऑफ एक्स जब भी होता है तो इस एफ ऑफ एक्स का 1 टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में कैपिटल डी क्या था, डी बाई डी एक्स, यानी कि इससे जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे हम डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब 1 अपॉन में d आ जाएगा तो इसका किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में x क्यूब है, x क्यूब का 1 टाइम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, यानी कि x टू दी पावर 3 प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1, यानी कि x टू दी पावर 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। एज इट इज 6 मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर यानी कि x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यहाँ पे 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, प्लस में 18x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, 24x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगेन 1 अपॉन में d है तो इसको हमें अगेन ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मेरे पास में x टू दी पावर 4 है तो x टू दी पावर 5 अपॉन में 5, यानी कि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है तो 5 इंटू 4 मेरे पास में क्या हो जाएगा, 20। एज इट इज यहाँ पे 3 डिवाइडेड, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3 है तो यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी कि 2x क्यूब, x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 2x टू दी पावर 4 अपॉन में 4। एज इट इज 9x क्यूब अपॉन में 3 प्लस में 24x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल
कैलकुलेशन है 10th 12th में आपने सीख रखी है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब मैं फाइनली जब इनको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास में पी आई आ जाएगा x टू द पावर 5 अपॉन में 20 प्लस में 1/2 x टू द पावर 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि ये हमारे पास आ गया पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अब नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता था, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने इनिशियली निकाला था, तो वो हमारे पास में क्या आया था, c1 प्लस एक्स c2 प्लस में c3 प्लस में एक्स c4 e टू द पावर x प्लस में x टू द पावर 5, ये वाला हमारा एज इट इज, ये पूरा टर्मिनल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों ये आ गया हमारा आज का वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।